द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त के साहित्य में राष्ट्रीयता का स्वर। मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता थे। उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं। उनका जन्म 1886 चिरगांव झांसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त 1900 ईस्वी से ही काव्य रचना के क्षेत्र में आ गए थे। काव्य रचना करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद उनकी काव्य कला का विकास 1903 के बाद दिखाई देता है। द्विवेदी जी के संपर्क में आने के पश्चात उनके काव्य में गंभीरता और राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित होता है। एक बार मैथिली शरण गुप्त ने रसिकेंद्र नाम से एक कविता ब्रजभाषा में लिखी और उस कविता को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को उन्होंने भेजा। आचार्य जी ने उनसे कहा कि मैं इस प्रकार की कविताएं अब प्रकाशित नहीं करता। अब हम बोलचाल की भाषा में लिखी गई कविता, बोलचाल की भाषा उस समय खड़ी बोली हिंदी थी। उन्होंने कहा कि अब बोलचाल की भाषा में लिखी गई कविता को मैं प्रकाशित करता हूँ और उसी प्रकार की लिखी हुई कविता यदि आप भेजेंगे तो उसे छापा जाएगा। रसिकेंद्र बनने का जमाना अब गया, द्विवेदी जी ने उनसे कहा था। इसके बाद उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में कविताएं लिखना शुरू किया और 1912 में जब उनकी भारत भारती प्रकाशित हुई तब से वे चर्चा के केंद्र में आ गए। खड़ी बोली हिंदी को लोकप्रिय बनाने में मैथिली शरण गुप्त का बहुत बड़ा योगदान है और उस समय खड़ी बोली हिंदी का विकास हो रहा था और उन्होंने जिस प्रकार की कविताएं मैथिली शरण गुप्त ने लिखी उस प्रकार की कविताएं कभी भी उसके पूर्व नहीं लिखी गई थी। राष्ट्रीयता का वह स्वर नहीं उपस्थित हो पाया था सशक्त ढंग से खड़ी बोली में जिस प्रकार की कविताएं उन्होंने लिखी और जो युग की आवश्यकता, युग की अपेक्षा की थी, आवश्यकता थी, उस समय की ज़रूरत थी, देश समाज और जनमानस की मांग थी। उस मांग को पूरा किया मैथिली शरण गुप्त ने। उनकी सारी रचनाएं एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन 1912 में हमने बताया कि उनका प्रकाशित भारत भारती चर्चा के केंद्र में आ गया। उसने तहलका मचा दिया और तहलका की बात जहाँ तक आती है तो विनम्र तहलका, लेकिन चर्चा इतनी हुई कि अंग्रेज सरकार ने उस पुस्तक को बैन कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। 1909 में उनकी रंग में भंग छपी, जयद्रथ वध, भारत भारती, शकुंतला, तिलोत्तमा, चंद्रहास, पंचवटी, झंकार। 1931 में साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुष, कुणाल गीत, काबा और करबला, जय भारत, राजा प्रजा, उच्छ्वास आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें उनके राष्ट्रीयता के स्वर हमें दिखाई देते हैं। उन्होंने बहुत सारे अनुवाद भी किए। 1912 में भारत भारती जब वे लिखते हैं तो पूरे देश के साहित्यकारों में, हिंदी प्रेमियों में, भारतीय जनता में, राजनैतिक आंदोलनों के कार्यकर्ताओं में,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में, क्रांतिकारियों में मैथिली शरण गुप्त का नाम उनकी जुबान पे चढ़ गया। वे चर्चा के केंद्र में आ गए। हो भद्र भावोद्भाविनी, निज देश का अभिमान है, सीतापते 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 सीतापते। हो भद्र भावोद्भाविनी, वह भारती हे भगवते। हो भद्र भावोद्भाविनी, वह भारती हे भगवते। सीतापते 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 सीतापते। वे भारत माता की जैसे वंदना करते हैं। उनका प्रसिद्ध छंद, जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है, ये पूरी जनता में चर्चा के केंद्र में आ गया। और उसी समय नहीं, आज भी सबकी जबान पर है। मैथिली शरण गुप्त ने द्विवेदी जी की प्रेरणा लेकर के खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखना शुरू किया, और उनकी पहली कविता हेमंत शीर्षक से द्विवेदी जी ने सरस्वती में छापा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास जब उन्होंने अपनी रचना हेमंत को भेजा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह देखा कि उनकी जो रचना है वो बड़ी अनगढ़ है, उसकी भाषा, उनकी भाषा जो है वो अस्त व्यस्त है। द्विवेदी जी ने उनकी भाषा का परिष्कार किया, उनकी भाषा का संस्कार किया, उसको व्याकरणबद्ध किया, खड़ी बोली के अनुरूप बनाया। व्याकरण के, हिंदी खड़ी बोली के चलते फिरते विश्वविद्यालय थे, संस्था थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने उनकी भाषा का परिष्कार किया था और हेमंत नाम की वो रचना प्रकाशित हुई थी। मैथिली शरण गुप्त हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। भारत भारती का वह प्रारंभिक छंद जिसमें उन्होंने कहा था, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। भारत भारती में उन्होंने लिखा था, ऐसे ही नहीं प्रतिबंध लग गया था भारत भारती पर। लिखते हैं कि भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में, भारतवर्ष के धन को अंग्रेज लूट करके विदेश ले जा रहे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र उसके प्रति अपना आक्रोश और उद्बोधन व्यक्त कर चुके थे। और इधर मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में, सिंधु पार वह विलख रही है व्याकुल मन में। और वे जैसे देशवासियों से पूछते हैं भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लोक, स्थल कहाँ है। भारतवर्ष का परिचय देते हैं, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। भारतवर्ष का परिचय देते हैं, जो प्रकृति का लीला स्थल है, जो ऋषियों की भूमि है, जो हमारी पुण्य भूमि है, जो इस धरती का गौरव है, इस धरती के लोगों के गर्व का विषय है। और क्यों न हो, आप भारतवर्ष की, भारत की धरती को देखें और दुनिया को देखें, कहीं पर बहुत ठंड है, कहीं पर बहुत गर्मी है, कहीं पर बहुत आतप है, कहीं पर पावस हमेशा है, वर्षा हमेशा होती है, कहीं कहीं पर 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं, कहीं कहीं वसंत का पता ही नहीं होता, कहीं गर्मी है तो साल भर है, वर्ष भर है, और ठंड है तो तापमान माइनस के भी 40-50 डिग्री नीचे है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं नदियां हैं, कहीं समंदर हैं, कहीं पहाड़ ही पहाड़ हैं। लेकिन भारतवर्ष में सब कुछ है। भारत की मिट्टी पूरी दुनिया की मिट्टी की जितनी विशेषताएं, हर देश की मिट्टी की जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो भारतवर्ष में है। तो आखिर मैथिली शरण गुप्त क्यों न लिखें। यहाँ हर प्रकार का मौसम है, यहाँ वसंत है, हेमंत है, शिशिर है, शरद है, पावस है, सारे मौसम हैं। यहाँ पे सारी वनस्पतियाँ हैं, सारे फल हैं, सारे फूल हैं, सारे अनाज हैं। जितनी यहाँ पे विभिन्नता, वैरायटी हमें
भाषा में मिलती है, अनाजों में मिलती है, फलों में मिलती है, विचारों में मिलती है, व्यक्तियों में मिलती है। जितनी विभिन्नता हमें, जितनी वैरायटी हमें वस्त्र में मिलती है, भोजन में मिलती है, वेशभूषा में मिलती है, पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। ज्ञान में मिलती है, विज्ञान में मिलती है, चिंतन में मिलती है, साहित्य में मिलती है। किसी भी भाषा के साहित्य में, किसी भी भाषा के व्याकरण में, किसी भी भाषा की बोलियों में उस प्रकार की विभिन्नता, उस प्रकार की क्वालिटी, उस प्रकार की गुणवत्ता नहीं मिलती। इसीलिए तो मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, भूलोक का गौरव, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। हमारे जो प्राचीन ऋषि थे वो बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण के थे, वो रूढ़ियों से, अंधविश्वासों से दूर हुआ करते थे, और उनकी बनाई हुई जो सिद्धियां हैं आज भी प्रसिद्ध हैं। उनकी खोज, उनके निष्कर्ष, उनके अनुसंधान आज भी प्रसिद्ध हैं। उसकी चर्चा अलग से की जा सकती है। मैथिली शरण गुप्त ने 1931 में लिखा साकेत। साकेत पर अलग से चर्चा की जा सकती है। साकेत भी उनकी उत्कृष्ट रचना है। और साकेत अयोध्या को कहते हैं। साकेत शब्द पाली भाषा का है, और वहाँ से उन्होंने उसको, अयोध्या को साकेत नाम से उन्होंने लिखा। कभी साकेत पे अलग से चर्चा इस पर की जाएगी। उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को अपने काव्य का मूल बिंदु बनाया। उनकी कोई भी रचना हो उसमें राष्ट्रीयता का समन्वय मिलता है, उसमें परंपरा और आधुनिकता का समर्थन मिलता है। भारत भारती गांधी जी को इतनी प्रिय लगी थी कि जब गांधी जी ने भारत भारती को पढ़ा तो उनके मुंह से अचानक निकल पड़ा, यह तो राष्ट्र कवि है। तब से मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि कहे जाने लगे। भारत भारती से उनका जो स्वर गूंजा है वो राष्ट्र का स्वर है, वो भारतीय जनमानस का स्वर है, वो भारतीय जनता का स्वर है। उसमें स्वतंत्रता की आकांक्षा है, उसमें स्वराज की भावना है। तभी तो अंग्रेज उसको प्रतिबंधित कर दिए थे। वे अतीत के गौरव गान के द्वारा राष्ट्रीय चेतना के स्वर को मजबूत करते हैं। वे अतीत वर्तमान दोनों के समन्वय के, पुनरुत्थान के, सांस्कृतिक चेतना के और मर्यादा के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त मातृभूमि से प्रेम की बात लिखते हैं। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरा कहलाए। हम खेले कूदे हर्षित जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मन मग्न क्यों न हो मोद में। ऐसी रचना कभी उसके पहले नहीं मिली। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। छोटे से बच्चे बचपन में जब रहते हैं, हम सब धूल में खेल खेल करके बड़े हुए हैं, और धूल में खेल खेल करके जब अपने घर लौटते थे, बच्चे लौटते हैं तो माताएं उन्हें धूल भरा हीरा कहती थी, हमारा हीरा आ गया। ऐसी मातृभूमि की बात करता है कवि। अब तो जॉनसन बेबी के पाउडर में बच्चे लिपटे रहते हैं, तो उनके अंदर मातृभूमि की भावना कहाँ से आएगी। मैथिली शरण गुप्त को पढ़ने की जरूरत है। स्वराज की बात कवि कहता है। स्वराज की बात कहते हुए कहते हैं, जो पर पदार्थ के इच्छुक हैं वे चोर नहीं तो भिक्षुक हैं। जो पर पदार्थ के इच्छुक हैं वो चोर नहीं,
तो भिक्षुक हैं, हमको स्वपद विहीन कहीं है, स्वराज तो इष्ट नहीं है। स्वराज की बात करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का स्पष्ट प्रभाव उनके ऊपर देखा जा सकता है और चेतना जगाने का काम भारतीयों में करते हैं मैत्री समूह और कहते हैं, अरे भारत उठ आंखें खोल, अरे भारत उठ आंखें खोल, उड़कर यंत्रों से खगोल में घूम रहा भूगोल, अरे भारत तू आंखें खोल। अवसर तेरे लिए खड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, कर्म क्षेत्र तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है, पल पल है अनमोल, अरे भारत उठ आंखें खोल। चेतना जागृत करते हैं भारतीयों। और राष्ट्र कवि हो, उसमें राष्ट्रभाषा, उसमें राष्ट्रभाषा का निर्माण हो रहा था, उसमें राष्ट्रभाषा का आंदोलन भी चल रहा था। राष्ट्रभाषा कुछ कोई अलग नहीं थी, वह देश की भाषा थी। अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा बनाना चाह रहे थे, उसी में उनका काम हो रहा था। और उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी हमारे देश के, चाहे उत्तर भारत के हों, दक्षिण भारत के हों, हिंदी क्षेत्र के हों, गैर हिंदी क्षेत्र के हों, देश के हों, विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, सबको महसूस हुआ कि एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। किसी भी देश की पहचान 3 चीज़ों से होती है, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडा। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय झंडा तो तय हो चुका था, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करना था, क्योंकि हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद खड़ी बोली हिंदी का एक स्वरूप विकसित हुआ, जिसको साहित्य के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, कविता के माध्यम से, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध के माध्यम से, विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के माध्यम से जिसे लागू करना था, उसे लागू करने का प्रयास उस समय के साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने, कृतिकारों ने, लेखकों ने किया। और राष्ट्र कवि महर्षि शरणगुप्त, चूँकि द्विवेदी युग के पहले बड़े कवि हैं, प्रतिनिधि कवि आप कह सकते हैं उनको, उनकी बड़ी जिम्मेदारी एक तरफ भाषा का आविष्कार करना था, दूसरी तरफ ऐसे साहित्य को लिखना था कि लोगों में लोकप्रिय हो जाए, हिंदी की स्वीकारता बढ़ जाए। और यह काम द्विवेदी जी ने बखूबी किया। और वे कहते हैं, न अपनी हीनता को अब सहेंगे हम, मातृभाषा को लेकर के हीनता का बोध न हो, द्विवेदी जी कहते हैं। और आप देखते हैं कि हिंदी को लेकर के लोगों में हीनता का बोध है। हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी बड़े संकोच से बताते हैं कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, और हिंदी अगर बता देते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो बहुत से लोग उनसे पूछते हैं, अगर हिंदी ही पढ़ रहे हो, मतलब हिंदी ही का मतलब क्या हुआ? और ये आज से नहीं, ये हीनता का बोध कौन? भारतीयता का बोध, भारतीय होने का बोध, हीनता का बोध अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति किसने जागृत कर दिया, ये कहने की जरूरत नहीं है। गांधी जी से प्रभावित महर्षि शरणगुप्त राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा का समर्थन करते हैं और कहते हैं, न अपनी हीनता को अब सहेंगे हम, न अपनी हीनता को अब सहेंगे हम, हृदय की बात ही मुंह से कहेंगे हम, प्रकट होगी न क्यों आत्म अभिलाषा है, हमारी मातृभाषा राष्ट्रभाषा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस प्रकार से, महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य, साहित्यिक शिष्य मैथिली शरणगुप्त राष्ट्रभाषा के इस प्रकार से समर्थन करते हैं। उनके राजनीतिक गुरु, वो राजनीतिक रूप से जिनके प्रभावित हर व्यक्ति का एक आदर्श होता है। राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति, हर व्यक्ति का आदर्श होता है। गांधी जी उनके आदर्श थे, महर्षि शरणगुप्त के राजनीतिक आदर्श। और साहित्यिक गुरु, जिसके लिए मैथिली शरणगुप्त जाने जाते, उनकी पहचान साहित्यकार के रूप में थी। और साहित्यकार के रूप में ही उन्हें, जब देश आज़ाद हुआ और जब संसद में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, तो राज्यसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य के रूप में मैथिली शरणगुप्त एक साहित्यकार, एक राष्ट्र कवि होने के नाते उन्हें उसमें पहली बार मनोनीत किया गया था। पहले मनोनीत सदस्य
मैथिली स्वर्णगुप्त हैं। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, गांधी जी के अनुयायी थे। मैथिली स्वर्णगुप्त की कविता में जो राष्ट्रीयता की भावना मिलती है, उसके कारण राष्ट्र उन्हें याद करता है, राष्ट्र कवि उन्हें कहा जाता है। गांधी जी ने राष्ट्र कवि कहा था। मैथिली स्वर्णगुप्त लिखते हैं कि हम विचार करें कि हमारा अतीत कितना गौरवपूर्ण था, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिल करके समस्याएं सभी, जो सभी समस्याएं उस पर बैठ करके मिल करके विचार करने की जरूरत है। ललकारते हैं नौजवानों को और कहते हैं, बिंद हिमालय भाल भला झुक जाए न वीरों, बिंद हिमालय भाल भला झुक जाए न वीरों, चंद्र सूर्य कुल कीर्ति कला रुक जाए न धीरों। उत्साह और उमंग भरता है राष्ट्र कवि मैथिली स्वर्णगुप्त देश के युवाओं में। वे समय के अनुरूप, ऐसा नहीं कि वो परंपरावादी थे, ऐसा नहीं है कि वो पुरानी परंपराओं को देश पर लाद देना चाहते थे, लेकिन जो हमारे अतीत की अच्छी चीज़ें हैं, जिन पे हम गर्व कर सकते हैं, और उन्हीं के कारण हमारी 5000 वर्ष से भी पुरानी हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति पर गर्व करने की बात कवि कहता है। और ऐसा नहीं है कि मैथिली स्वर्णगुप्त समय के अनुरूप परिवर्तन लाने के पक्षधर नहीं थे। वे प्राचीन रूढ़ियों को त्यागने की वकालत करते हैं और कहते हैं कि जो प्राचीन रूढ़ियां हैं, अगर वो हमारे विकास में बाधक हैं तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। प्राचीन हो कि नवीन, लिखते हैं, प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियाँ जो हों बुरी, प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियाँ जो हों बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें हैं भली, प्राचीन बातें हैं भली, यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो वहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। जैसी अवस्था हो वैसी व्यवस्था होनी चाहिए, समय के अनुकूल हमें चलना चाहिए। हमें अपनी परंपरा से मिली हुई जो हमारी थाती है, जो हमारा गौरव है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें समय के अनुसार परिवर्धन संशोधन होते रहना चाहिए, नवीनता को स्वीकार करना चाहिए, और अगर कहा जाए तो अपडेट होते हुए चलना चाहिए। राष्ट्र कवि का ऐसा मानना था। मैथिली स्वर्णगुप्त राष्ट्र कवि के रूप में उत्कृष्ट रचनाकार बनकर द्विवेदी युग में प्रतिनिधि कवि बनकर हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, और द्विवेदी जी के मुख्य, अगर कहा जाए, खड़ी बोली की स्थापना के मुख्य सेनापति थे उस समय मैथिली स्वर्णगुप्त। इस प्रकार से मैथिली स्वर्णगुप्त को आपने सुना, उनके बारे में। मैथिली स्वर्णगुप्त जी लिखते हैं कि भारत माता का मंदिर है, समता का संवाद जहाँ। ये भारत माता का मंदिर, ये भारत माता, यह देश हमारा भारत माता के मंदिर के समान है, और भारत माता का यह मंदिर समता का है। यहाँ समता के संवाद होते हैं, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पाएं सभी प्रसाद यहाँ। यहाँ सबके कल्याण की भावना है, और सब यहाँ अपनी अपेक्षा, अपनी आवश्यकता, अपनी ज़रूरत, अपनी इच्छा, अपनी भावना, अपने विचार, अपने कार्य के अनुरूप सब कुछ हासिल करते हैं, सब कुछ प्राप्त करते हैं, और प्रसाद के रूप में प्राप्त करते हैं। प्रसाद के रूप में प्राप्त करने का तात्पर्य उसमें पवित्रता का बोध है, उसमें शुचिता का बोध है, उसमें एक दिव्यता का बोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।